नमस्कार साथियों। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ये कंडीशन अपने प्रीवियस 2 लेक्चर से कंटिन्यू चल रही थी, जहां हमने इन्वॉल्व होने वाली फर्स्ट मेजर कंडीशन प्री एक्लेम्सिया वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी वाली कंडीशन जो हमारे सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट में आती है, वो 2 बीमारियों को लेकर आती है। एक जो अपन ने डिस्कस किया प्री एक्लेम्सिया, एक जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्लेम्सिया। क्लासिफिकेशन में भी आपको आइडिया दिया गया था, एक बार आप याद करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को, जहां मैंने समझाया था कि हाइपरटेंशन में ब्लड वेसल्स में कैसी रिएक्शन होती हैं। माइल्ड और सीवियर 2 नाम निकल के आए थे। सीवियर रिएक्शन जब होती थी तो ब्लड वेसल डैमेज होती थी, आर्टरी डैमेज होती थी, रप्चर हो जाती थी, जिससे सारा कंटेंट अपन कह सकते हैं होल ब्लड का लॉस हो जाता है। तो वहां उसी कंडीशन को कंसेप्ट में जब बता रहे थे माइल्ड और सीवियर नाम देकर के, हमने उन्हें प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया कहा था। वैसे तो प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो सीवियर कंडीशन है उसमें जो सिम्टम आते हैं वो सारे भी एक्लेम्सिया को बताते हैं कि हर सीवियर प्री एक्लेम्सिया के सिम्टम एक्लेम्सिया में आते हैं। लेकिन जब बात चलती है एक वर्ड से डिफरेंशिएट करने की कि सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर होता है कन्वल्जन्स का आ जाना, सीजर का आ जाना। और यही कन्वल्जन आना, यही सीजर आना बीमारी को अलग नया नाम दे देता है। वो नाम सामने बोर्ड पे मेंशन एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया जाना जाएगा अपने अंदर आने वाले कन्वल्जन के कारण। तो आइए बात करना शुरू करें। सामने की तरफ लिखी हुई हेडिंग को लेकर डिस्कशन कंटिन्यू करें। पूरा लेक्चर एक्लेम्सिया और इस एक्लेम्सिया में आने वाले कन्वल्जन को लेकर बात करेंगे टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एमसीक्यूज। सबसे पहले एक्लेम्सिया में बताते हैं आपको इसका मीनिंग, मतलब क्या है। एक तरीके से कह सकते हैं डेफिनेशन वाइज अपन बात करना चाहें तो सबसे पहली चीज, छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं जहां बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहां एक्लेम्सिया का सबसे सरल मीनिंग अपन बताते हैं। प्री एक्लेम्सिया में जो भी कुछ हो रहा था प्लस कर दीजिए कन्वल्जन को। प्री एक्लेम्सिया में जितने भी सिम्टम थे, चाहे वो हेडेक का हो, एपिगैस्ट्रिक पेन का हो, इंसोम्निया का हो, ब्लड विजन का हो, ओलिगोयूरिया का हो, या जितने भी साइन थे, हाइपरटेंशन हो, वेट गेन हो, ओलिगोहाइड्रेमनियोज हो, IUGR हो, उन सब में एक ऐड कर दो कन्वल्जन तो बीमारी हो जाती है एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया का मीनिंग इन 2 शब्दों से आप बताना चाहें तो बड़ा सिंपल लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्लेम्सिया। तो जवाब देंगे आपने जो बीमारी पड़ी प्री एक्लेम्सिया, उसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए कन्वल्जन, तो वो बीमारी हो गई एक्लेम्सिया। सबसे सिंपल मीनिंग। यहीं से एमसीक्यू बनना शुरू हो जाते हैं अपने पास। जैसा मैंने बताया बेसिक एग्जाम में हल्की छोटी सी परिभाषा इस शब्द को लेकर के ही पूछ ली जाती है कि एक्लेम्सिया क्या है। तो सिंपल जवाब देना है प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन। अब आगे, अब कन्वल्जन जब भी आते हैं, दौरे जब भी आते हैं, फिट्स जब भी आते हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट मदर को आए या आप अपने जीवन में इस 30 साल की जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी में एक्सपीरियंस किया हो, हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किया हो, शाने बुझे वाले जो थे वहां एक्सपीरियंस किया हो, तो कॉमन चीज होती है, ये अचानक से आती है, सडन अचानक से आती है कि जैसे बैठा हुआ था चेयर पे, काम कर रहा था कंप्यूटर पे, अचानक से झटका आ गया, दौरे आ गए। तो ये चीज नेचर में कैसी है, अचानक आने वाला। अचानक का मतलब है सडन, एक्यूट, और ये बहुत सारे सिस्टम पे एक साथ अटैक कर देता है तो सीवियर। नेचर की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन के अंदर ही 3 शब्द निकल के आ रहे हैं। कैसा होता है नेचर में, तो आपने जवाब दिया नेचर में ये होता है एक्यूट, अचानक से आता है सडन, और खतरनाक नेचर का होता है सीवियर। तो ये अपने पास इसका
छोटा सा मीनिंग। अब इसी मीनिंग को और स्ट्रांग बनाते हैं, उस शब्द के बारे में जानकारी देते हैं जो किताबों में एज इट इज छपा हुआ मिलेगा। शब्द है फ्लैश ऑफ लाइटिंग। फ्लैश ऑफ लाइटिंग, लाइट का मतलब उजाला, रोशनी, और फ्लैश एक अनजान शब्द नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आज की जनरेशन में हर किसी के पास जो मोबाइल है उसमें फोटो खींचते वक्त ऑप्शन आता है फ्लैश का। तो वही चीज बात कर रहे हैं कि फ्लैश जब अपन बोलते हैं लाइटिंग को, उससे इसका मीनिंग निकाल रहे हैं। अब ये चीज कैसी है कि अचानक हमारे सामने यदि लाइट का फ्लैश आ जाए तो हम भी एक बार चौंक जाते हैं। एग्जाम्पल, आप रात को सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, सारी लाइटें बंद हैं, इतने में आपके पड़ोस में सो रहा आपका दोस्त, उसके कुछ मन में आए कुछ करने की, और वो मोबाइल की लाइट जला करके एकदम आपकी आंख के ऊपर लगा दे, तो अपन एकदम से ऐसे हो जाते हैं, चौंक जाना। इतना ही नहीं, मान लीजिए मोस्ट कॉमनली अपन ड्राइव कर रहे हैं नाइट के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे ड्राइव करते समय सामने से कोई व्हीकल है, वो बिना हेडलाइट जलाए आ रहा था, और एकदम जब सामने आ गया तुरंत उसने डिपर मार दिया या लाइट जला दी, तो अचानक से रोशनी का अटैक हुआ। तो उस दौरान जो हालत होती है कि हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे उसे रिसीव करने के लिए, अचानक से बॉडी में डिस्टरबेंस हुआ, चौंक गए, हक्के बक्के रह गए, वो मीनिंग एक्लेम्सिया को रिलेट करती है कि प्रेग्नेंट मदर भी बेड पे हाइपरटेंशन की कंडीशन के चलते रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी, अचानक से उसमें दौरा आ गया। अब ना जाना दौरा आने से वो गिर गई, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो ये चीजें जो सडन नेचर में हो रही है उसे कोरिलेट करने वाला शब्द है फ्लैश ऑफ लाइटिंग। पूछा गया है, इस एक्लेम्सिया के मीनिंग में ही कंटिन्यू करते हैं कि मीनिंग में किसे और ऐड कर सकते हैं, तो कह सकते हैं अचानक से चौंक जाना, जैसे तेज प्रकाश का हमारे सामने एकदम से आ जाना, फ्लैश ऑफ लाइटिंग। तो ये तीन अपने पास छोटी छोटी जानकारियां जिनसे कह सकते हैं एक्लेम्सिया का मीनिंग अपन क्लियर कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जो आपको बताया गया है इनमें इनसे भी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाते हैं। सिंपल मीनिंग पूछ लेता है तो प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन, एक्यूट नेचर का होता सवाल नहीं बनेगा। सडन फ्लैश ऑफ लाइटिंग से सवाल बन सकता है। तो ऊपर वाली फर्स्ट और नीचे वाली थर्ड जो लाइनें हैं वो छोटे सब एग्जाम में एमसीक्यू के लिए अवेलेबल हो सकती है। चलिए अब इससे आगे, अब हर एग्जाम का एक बहुत अच्छे एमसीक्यू का जवाब देंगे अपन एक्लेम्सिया में इंसिडेंस को पढ़ के। इंसिडेंस से एक सवाल कंफर्म है और एक ही सवाल है, ज्यादा सवाल भी नहीं है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिना ध्यान से सुने यदि आप अटेम्प्ट करेंगे तो गलती होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो सवाल यह है कि एक्लेम्सिया का कन्वर्जन या एक्लेम्सिया में जो कन्वर्जन आते हैं वो कब आते हैं, एंटीपार्टम में, इंट्रापार्टम में या पोस्टपार्टम में, प्रेगनेंसी में, लेबर में या डिलीवरी के बाद भी कब आते हैं। तो कई बार अपन सिंपल सोचें तो ये बोलेंगे सर आप तो प्रेगनेंसी की बीमारियां पढ़ा रहे हैं, हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में होता है तो कन्वर्जन प्रेगनेंसी में ही आता होगा, लेबर में क्यों आएगा, पोस्टपार्टम में क्यों आएगा। तो उसका जवाब आप देंगे लॉजिक को सुन करके। लॉजिक क्या है वो सुने। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि एक्लेम्सिया में जो कन्वर्जन आया उसका कारण हमें पता चल जाए तो हम जवाब दे पाएंगे कि वो प्रेगनेंसी में आएगा, लेबर में आएगा या फिर पोस्टपार्टम में। कारण कैसे होता है तो सुने। कारण में एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम चलो मैं दे देता हूं ब्रेन है। हमारे पास कोई भी ऑर्गन है, हर ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये अपने पास हो गई है ब्लड वेसल। अब आगे वाली बात सुनना शुरू करें। ब्लड वेसल होती हैं, हर ऑर्गन में जाती हैं। उस ऑर्गन का नाम ले लिया जो बीमारी से कोरिलेट है, मतलब ब्रेन, यहां सामने ब्रेन लिख दिया, ये ब्लड वेसल्स है। हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में जब सीवियर वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है
तो सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन में क्या सिखाया मैंने आपको? सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं वो ब्लड वेसल डैमेज होने से बाहर रिलीज होकर के आ जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाइपरटेंशन हुआ, सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, वेसल्स का डैमेज हुआ और ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंटेंट थे वो बाहर निकल के आ गए। कहां पे? टिश्यू स्पेस के अंदर। ये सारे कंटेंट जाने चाहिए थे कहां पे? किसी भी ऑर्गन में, एग्जाम्पल ब्रेन में जाने चाहिए थे, पर वहां ना जाकर के सारे चले गए टिश्यू में। तो कुल मिलाकर के ब्रेन में ब्लड सप्लाई हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। ब्रेन में ब्लड नहीं गया, जो ब्रेन में जाना चाहिए था वो बाहर चला गया। यहां एग्जाम्पल ब्रेन का दे रहा हूं, आप किसी ऑर्गन के नाम भी ले सकते हैं कि हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में सारी ब्लड वेसल्स के अंदर का मटेरियल जहां ऑर्गन में जाना चाहिए वहां ना जाकर के बाहर टिश्यू स्पेस में आ जाता है और हर ऑर्गन भुखमरा बन जाता है क्योंकि उनके पास ब्लड नहीं पहुंच पाता है। अब ब्लड में बहुत सारे कंटेंट है, पर मेजर जो कंटेंट है उसका नाम लूंगा मैं ऑक्सीजन। क्या नाम लेंगे? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की हो गई अपने पास में अनअवेलेबिलिटी, तो वो कंडीशन कहलाती है एनॉक्सिया। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और इसी ऑक्सीजन की कमी से स्टार्ट होती है सेल इंजरी। ऑक्सीजन की कमी से सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी, स्टार्ट होगी सेल इंजरी। जब भी होगी सेल इंजरी निकलेंगे केमिकल एजेंट फ्री रेडिकल बनके और सारे फ्री रेडिकल क्या कर देंगे? अपने पास में सीजर का अटैक करवा देंगे, कन्वर्जन करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के इंसिडेंस में यह बात सीखनी है आपको कि एक्लेम्सिया का कन्वर्जन कभी भी आ सकता है जब जब ब्रेन को सप्लाई कम होगी। जब जब ब्रेन को सप्लाई कम होगी तो कम सप्लाई में ऑक्सीजन की कमी से उसको दौरा आ सकता है। अब आपको बताएंगे जो 3 नाम ले रहा था, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम, तो बड़े ध्यान से सुनना। प्रेगनेंसी में तो इस बीमारी को पढ़ ही रहे हैं अपन, तो बोल दिया प्रेगनेंसी में तो कन्वर्जन आता ही है। तो एंटीपार्टम मतलब प्रेगनेंसी। अब बात करें सेकंड वन लेबर की, इंट्रापार्टम की, तो दिमाग लगाओ। लेबर में ब्लड लॉस होता है क्या? लेबर में ब्लड लॉस होता है क्या? नहीं। तो लेबर में क्या होता है? लेबर में खुद मदर को ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाना है, पूरे शरीर की ताकत लगानी है, बहुत बड़ा काम करना है। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं तो बोल सकते हैं शरीर को ऑक्सीजन के, न्यूट्रिशन की, ब्लड की डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा क्यों है? परफॉर्मेंस देनी है। मां को बच्चा बाहर निकालने के लिए परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस देने के लिए एनर्जी चाहिए, ब्लड चाहिए, डिमांड ज्यादा है। और एक ऐसी मदर डिमांड कर रही है जिसकी बीमारी का नाम एक्लेम्सिया है। मां की बीमारी का नाम एक्लेम्सिया और वो डिमांड कर रही है मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन दो, तो बोलेंगे कि देवी आपके शरीर में तो पहले से ही ऑक्सीजन की कमी है और आप और डिमांड करोगे तो ऐसी कंडीशन में आपके ब्रेन में सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। ये वही वाली बात होती है कि अस्थमा वाले पेशेंट को बोले पहाड़ पे चढ़ जा, अस्थमा वाले पेशेंट को बोले पहाड़ पे चढ़ जा, तो वहां पे मरने के चांस ज्यादा। इसी प्रकार एक्लेम्सिया वाली मदर को बोले लेबर में जोर लगा, तो उसके लिए मरने के चांस ज्यादा। तो वहां पे ज्यादा जोर लगाने से भी ब्रेन पे अटैक आ सकता है और दौरे आ सकते हैं। इसीलिए कन्वर्जन इंट्रापार्टम में भी आ सकता है। अब बात करें पोस्टपार्टम की, तो सुन लो पोस्टपार्टम क्या कंडीशन है। अब मदर बोलेगी अब तो जोर नहीं लगाना ना मुझे, अब तो दौरे नहीं आएंगे ना, तो वहां सुना है उसको ध्यान से कि भाई पोस्टपार्टम चल रहा है, प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद शुरू होता है ये, और ब्लड लॉस होना जायज है। एबनॉर्मल भी नहीं तो नॉर्मली कम से कम 100 से 150 ml ब्लड तो जाएगा। पीपीएच मैं नहीं बोल रहा आपको होगा, आप नॉर्मली भी 100 से 250 ml लॉस करोगे। एक नॉर्मल फीमेल 100-150 ml लॉस करे तो चलता है, बनता है, लेकिन एक्लेम्सिया वाली मां ब्लड लॉस करे तो उसके लिए तो प्राण घातक चीज है। कि मेरी बीमारी का नाम एक्लेम्सिया था, शरीर में पहले ही खून की कमी थी, जो खून ऑर्गन में पहुंचना चाहिए था बेचारा बाहर डोल रहा था, ऊपर से पोस्टमार्टम में शरीर से और निकाल दो तुम।
अब और निकालोगे तो और कमी से फिर कभी भी अटैक आ सकता है, मतलब पोस्टमार्टम में भी। तो कंसेप्ट ये कहता है जब जब शरीर में खून कम हुआ है, जब जब शरीर में ब्लड सप्लाई कम हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, तो ब्रेन में पागलपंती आने से दौरे की शुरुआत हुई है। दौरे आना मतलब आपका ब्रेन डिस्टर्ब है। ब्रेन तभी डिस्टर्ब होता है जब उसे ब्लड ऑक्सीजन ना मिले, और ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिस समय यदि ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मां को फेस करना पड़ सकता है कन्वर्जन। तो एक्लेम्सिया के कन्वर्जन कब आते हैं? आपसे पूछे एंटीपार्टम में, इंट्रापार्टम में, पोस्टपार्टम में, आंसर क्या दोगे? ऑल ऑफ दीज, कभी भी आ सकता है। ये दुर्घटना है, ये चेतावनी है जो बता के नहीं आती, अचानक आती है, इसलिए एक्लेम्सिया का कन्वर्जन कभी भी आ सकता है। एक सवाल, नेक्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। पहली बात जब हमें यह क्लियर हो गई कि एक्लेम्सिया का दौरा केवल प्रेगनेंसी में ही नहीं आएगा, लेबर में भी आ सकता है, पोस्टमार्टम में भी आ सकता है, तो फिर वह सवाल बनता है पोस्टमार्टम से कि पोस्टमार्टम में भी दौरा आ सकता है। तो उसके लिए डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, जब हमें पता हो कि रिस्क आ सकता है तो हमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन कब तक करना है? तो उसमें भी एक चीज है कि यदि पोस्टमार्टम में बच्चे के डिलीवरी के बाद 2 दिन मदर ने आराम से निकाल दिए, 2 दिन तक वाइटल साइन स्टेबिलिटी में निकाल दिए, 2 दिन तक कोई रिस्क वाली बात नहीं हुई, तो उम्मीद करते हैं आगे भी खतरा नहीं आएगा। यदि कोई गड़बड़ होनी होगी तो इन 2 दिन में ही हो जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में भले ही आते हो 100 किलो 200 किलो चेंज, पर मैक्सिमम चेंज आ जाते हैं इमीडिएट पोस्टमार्टम में। जितना ब्लड लॉस होना है, जितने चेंजेस आने हैं, जितना ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया होना है, जितना हाइपोटेंशन होना है, पहले दूसरे दिन में पता चल जाएगा। यदि 2 दिन बच्चे को पैदा करने के बाद आपने सही निकाल दिए, मतलब आपका आगे का जीवन भी सही चलेगा। एक बात होती है, तो इसलिए पूछा जाता है पोस्टमार्टम में खतरा कब तक बना रहेगा? 2 दिन बना रहेगा। उस 2 दिन को आप आंसर दे देंगे 48 आवर। यहां से डायरेक्ट सवाल बना हुआ है, तो ये आपका सेकंड एमसीक्यू इंसिडेंस है। आप देखेंगे हमें कंपटीशन की पढ़ाई करनी है तो हमें एमसीक्यू के बारे में जानकारी लेनी है। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया को बहुत बड़ी कहानी बनाकर, सुना करके, समझा करके अलग तरीका होता है पढ़ाने का। और फिर जब आप देख रहे हैं कि इवन डेफिनेशन से और इंसिडेंस से ही एमसीक्यू बन के आते हैं, तो बिना कन्वर्जन पे पहुंचे, बिना एमजीएसओ 4 पे पहुंचे, बिना ओबीजी स्कीम पे पहुंचे भी हम सवाल रख सकते हैं। तो तैयार रहें। सीधा सवाल है कि पोस्टमार्टम में दौरा आने का खतरा कब तक बना रहता है? जवाब क्या देके जाएंगे? 48 आवर। तो आज शुरुआत में सिर्फ 2 डेफिनेशन इंसिडेंस से जो बेसिक सवाल बने उन्हें देखें। डेफिनेशन से सबसे सिंपल सवाल बनता है कि क्या मतलब है, तो प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जन का आना। इस शब्द का मीनिंग क्या है? फ्लैश ऑफ लाइटिंग। दौरा कब आएगा? प्रेगनेंसी में, लेबर में, पोस्टमार्टम में, सब में। पोस्टमार्टम में खतरा कब तक? 48 घंटे तक। और इसके बाद इस बीमारी में एकमात्र चीज पढ़ने की होती है, सामने बोर्ड पर मेंशन है, कन्वर्जन। एक्लेम्सिया जिसके कारण जाना जाता है वो कन्वर्जन है। इसी को हमें पढ़ना है कि एक्लेम्सिया के दौरे में, कन्वर्जन में क्या खास बात होती है। अब आगे के सारे सवाल इस कन्वर्जन से आएंगे। सीजर एपिलेप्सी, मिर्गी, न्यूरो डिसऑर्डर में पढ़ेंगे, पर एक्लेम्सिक कन्वर्जन की जो विशेषताएं हैं वो यहां देख के जाएंगे। नंबर 1, ये जो कन्वर्जन आता है बॉडी में सिस्टमैटिकली पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग स्टेज बना दी गई हैं। जहां से स्टार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेज बनाई गई है। हर स्टेज में अलग अलग काम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन डिसाइड होते हैं। तो एक्लेम्सिया के कन्वर्जन में कितनी स्टेज होती हैं? 4। प्री मॉनिटरिंग, टॉनिक, क्लॉनिक, कोमा। यदि आप ऐसा सोचें कि कन्वर्जन का मतलब यह होता है कि जब तक हमारे सामने कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट ऐसे
ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ नहीं दिखेगा, हम तो दौरा मानते नहीं है। जनता दौरा उसी को समझती है जब किसी के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वाइब्रेशन ही आपको दिखाई दे, और भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एक्लेम्सिक कन्वर्जन की स्टेज नंबर 1 सामने अपने नाम आएगा, प्री मॉनिटरिंग। फर्स्ट स्टेज प्री मॉनिटरिंग है। यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्जन की स्टेट, नाम दिया गया प्री मॉनिटरिंग। प्री मॉनिटरिंग से जो कन्वर्जन है उसकी शुरुआत होती है। जब भी कोई चीज शुरुआत होती है उसको बोल सकते हैं एक प्रकार का इन्वेजन। शुरुआत हो रही है तो इन्वेजन। प्री मॉनिटरिंग को बोल सकते हैं स्टेज ऑफ इन्वेजन। बात नंबर 2, इस स्टेज में वास्तव में जो दौरा आता है वो सारी चीजें नहीं दिखती है, पर किसी चीज के आने से पहले जो माहौल बनाया जाता है वो दिखता है। जैसे हर लेक्चर शुरू होने से पहले, मेन कंटेंट पे आने से पहले आपको बताया जाता है कि अपन करने क्या वाले हैं। उसी प्रकार शरीर में जब दौरा आने वाला होता है तो उसका एक माहौल बनाया जाता है, और उस माहौल के बाद ही समझ जाते हैं अब गड़बड़ होने वाली है। तो ऐसी चीजें माहौल बनाने वाली कि हमें पहले पता चल जाए, पहले से आभास हो जाए क्या होने वाला है। घर के गेट पे खड़े होकर खुशबू आ गई, समझ में आ गए अंदर खीर बनने वाली है, तो ऐसा पूर्वाभास होना कहलाता है ऑरा। तो इन्वेजन के अलावा इसी स्टेज को कह सकते हैं कौन सी स्टेज, ऑरा। तो ये 2 नाम सामने लिखे कि प्री मॉनिटरिंग इज स्टेज ऑफ इन्वेजन ऑफ ऑरा। सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे स्टेज आती जाए उनका समय बताते जाएं। ये जो प्री मॉनिटरिंग स्टेज है हमारे पास समय है लगभग 30 सेकंड, बहुत कम होता है आधे मिनट का। तो समय मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे 30 सेकंड इस प्री मॉनिटरिंग की ड्यूरेशन है अपने पास फर्स्ट। अब बात करें इस फेज में होता क्या क्या है, तो होने के आधार पे इस फेज में 3 बॉडी के एरिया पे अटैक होता है और चेंज आता है। 3 कौन कौन है, बड़े ध्यान से सुने। नंबर 1, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जाने लगती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं सामने खड़ा हूं, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जाने लगती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एक। नंबर 2, आईज, जो आंखें हैं वो अभी सामने फोकस कर रही है कैमरे को, पर गोल गोल घूमती है, ऐसे राउंडर घूमती है और फिर एक जगह फिक्स हो जाती है। आईबॉल टर्निंग एंड फिक्सेशन सेकंड। थर्ड वन, पूरे शरीर में हाथ पैर में जितनी भी मांसपेशियां हैं उनमें अकड़न जकड़न स्टार्ट हो जाती है। तो प्री मॉनिटरिंग स्टेज में शुरुआत करी गई बॉडी के 3 एरिया में चेंजेस दिखा करके, धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस जाने लगेगी, आपकी आंखें गोल गोल घूम करके फिक्स हो जाएंगी, सारे शरीर की हाथ पैरों की मांसपेशियां अकड़ने लगेगी। तो समझ जाना बालकों बालिकाओं की वहां पर आने वाला है दौरा। तो प्री मॉनिटरिंग में जो 3 आपको चेंजेस बताए वो 3 कौन कौन से थे। नंबर 1, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस जाने लगेगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी आंखें गोल होके फिक्स हो जाएंगी, आई बॉल जो है वो टर्न होंगी और फिक्स हो जाएंगी। इसके अलावा टोटल बॉडी की जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या शुरू हो जाएगा, अकड़न जकड़न, मतलब ट्विस्टिंग आना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट अपने पास फेज है प्री मॉनिटरिंग। इन्वेजन नाम है, ऑरा नाम है, 30 सेकंड ड्यूरेशन है, 3 जगह पे अटैक है। तुरंत आते हैं प्री मॉनिटरिंग के बाद अगले नाम पे जिसका नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर, टॉनिक। अब टॉनिक जो शब्द है उसे ध्यान से सुने। टॉनिक का मीनिंग है टोन, और टोन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली एक मसल्स जब काम करती हैं तो 2 काम होते हैं उसमें, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। लेकिन सुने, मैं बोल रहा हूं सामने टॉनिक है, टोन है, तो उसमें केवल कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा। पूरी बॉडी में सारी मांसपेशियों में काम नहीं हो रहा है। काम होता तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों होते,
पर केवल और केवल कॉन्ट्रैक्शन, केवल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसको लेकर के देखो क्या क्या अपन बनाते हैं। पूरी बॉडी में केवल कॉन्ट्रैक्शन 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 कॉन्ट्रैक्शन, मतलब काम हो रहा है या रुक गया है? जवाब रुक गया, जाम हो गया। टोटल बॉडी स्पाज्म, टोटल बॉडी स्पाज्म, पूरी बॉडी स्पाज्म हो गई है। हाथों में मुट्ठियां बंध गई है, सारे काम रुक गए हैं। ऐसे लगता है जैसे टिटनेस वाली तान आ गई है, ऑपिस्थोटोनस पोजीशन, तान आ जाना, पूरे शरीर में अकड़न आ जाना, टोटल बॉडी स्पाज्म हो जाना, हाथों में मुट्ठियां बन जाना, तान आ जाना, ऑपिस्थोटोनस पोजीशन। अब मजे की बात, यहां पे बात करेंगे सांस लेने के लिए डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स भी होती हैं, वहां पर भी रुक गया, तो रेस्पिरेशन रुक गया, रेस्पिरेशन रुक गया, ऑटो सप्लाई नहीं हुई। बॉडी में साइनोसिस के सिम्टम आना शुरू, साइनोसिस अपीयरेंस, ये वाली बात शुरू हो गई, साइनोसिस अपीयरेंस हो गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े मजे लेते हैं एग्जामिनर इस लाइन पे, टंग, हमारी जीभ। अभी क्या कंडीशन है? टंग बिटवीन टीथ हो जाएगी। एक शब्द आता है टंग बाइटिंग और एक टंग बिटवीन टीथ, ऐसे जीभ बाहर निकाल दी दांतों के बीच में, दांतों के बीच में जीभ है पर कटी नहीं, कटने के लिए क्या होनी चाहिए? बाइटिंग। बाइटिंग कब होगी? जब मूवमेंट होगी, और अपन पढ़ रहे हैं यहां मूवमेंट तो होती नहीं है, तो ये बिचारी जीभ दांतों के बीच में है। किस्मत इतनी अच्छी है कि अभी कटेगी नहीं, क्योंकि दांत बजेंगे नहीं, तो टंग बिटवीन टीथ। तो ऐसे सारे कैरेक्टर जो आते हैं, हमें यदि लगे दुर्घटना घट सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये स्टेज बोलेगी कि मैं 15 से 20 सेकंड हूं, तो घबराए नहीं। ऐसा नहीं है परमानेंट आपका रेस्पिरेशन बंद हो गया, टपक लिए ऊपर चले गए, 15 से 20 सेकंड ड्यूरेशन है। तो ये सारी बातें जो बोली, वन बाय वन मोड में मेंशन करता हूं। नंबर 1, टोनिक जो फेज है उसमें पूरे शरीर में केवल और केवल एक काम दिखेगा, और वो क्या? स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन समय बता दें अपन, तो समय की ड्यूरेशन है 15 से 20 सेकंड, बहुत कम है, अच्छा भी है कम है, तो इससे कम से कम हमें मौत तो नहीं आ रही। क्या क्या हुआ? बहुत सारी चीजें हुई, उन्हें लिखना शुरू हुए। क्या क्या चेंज हुए? नंबर 1, पूरी बॉडी में अकड़न जकड़न, तो लाइन लिख सकते हैं टोटल बॉडी स्पाज्म। हाथों में मुट्ठियां बंध गई हैं, हैंड फिस्ट, तान आ गई, तान आना मतलब पोजीशन ऑपिस्थोटोनस, सांस रुक गया, रेस्पायरेशन सिजेशन, साइनोसिस आने लग गया, साइनोसिस अपीयर। और क्या बताया? आपकी जो टंग है कटी या नहीं कटी? बच गई, टंग बिटवीन टीथ। तो यहां पे ऐसा हो रहा है, पूरे शरीर में सीन माहौल ये बन चुका है कि कोई काम नहीं हो रहा, सारा जाम पड़ा है। और जो मेन चेंजेस होते हैं आपके सामने बोर्ड पे मैंने उन्हें नोट डाउन कर दिया है, राइट डाउन कर दिया है कि इस फेज में पूरे शरीर में तान आ चुकी है, पूरा शरीर जाम पड़ा है, मुट्ठियां बन गई है, ऑपिस्थोटोनस पोजीशन बन गई है, रेस्पिरेशन सीज हो गया, ऑक्सीजन कमी से साइनोसिस आ गया, और जीभ दांतों के बीच में। अब सारा सीन होने के बाद बात करेंगे थर्ड स्टेज की अपन, और इस थर्ड स्टेज का नाम सामने लिखा हुआ है क्लोनिक। इसके बारे में अपन जो बताना चाहें उससे पहले इसमें बहुत अच्छा एमसीक्यू है, 2 एमसीक्यू। वो क्या? नंबर 1, प्री मॉनिटरिंग 30 सेकेंड, टॉनिक 15 से 20 सेकेंड, क्लोनिक ड्यूरेशन ज्यादा है, कितनी? 1 से 4 मिनट। तो सवाल बन गया, सवाल क्या बन गया? सवाल बन गया मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज। आपसे पूछे एक्लेम्प्सिक कन्वर्जन की मैक्सिमम ड्यूरेशन वाली अवस्था किसे कहा जाता है? बड़ा सिंपल जवाब देना पड़ेगा आपको, क्लोनिक। नंबर 1। नंबर 2,
कन्वर्जन स्टेज शुरू करने से पहले मैं बोल रहा था कि हर आम नागरिक दौरा तभी है समझ पाता जब उसके सामने वाला प्राणी वाइब्रेशन मोड में है आता। प्री मॉनिटरिंग में बस गिर गए थे, टॉनिक में तन गए थे, पर यह है जहां वास्तव में आपको सारे वाइब्रेशन दिखाई देंगे। तो वास्तव में दौरा जिसे बोलते हैं, जहां लोट पलोट खाता उछलता कूदता हमें दिखना चाहिए, वो यहां पर दिखता है। तो वास्तविक दौरे की अवस्था नाम देंगे एक्चुअल कन्वर्जन स्टेट। तो वो भी कौन सी है? क्लोनिक। एक्चुअल कन्वर्जन जिसे बोलते हैं, इससे पहले तो यूं मान लो फॉर्मेलिटी चल रही थी। फॉर्मेलिटी का मतलब प्री मॉनिटरिंग में माहौल बन रहा था और टॉनिक में तो मां कसम कुछ नहीं चल रहा था, और जहां सब कुछ चल रहा था वो क्लोनिक के नाम दिया एक्चुअल कन्वर्जन। इस बेस पे कह सकते हैं कि इन दोनों से हमारे पास दो एमसीक्यू अलग से आ जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं। नंबर 1 ये पूछा जाता है, एक्लेम्सिया दौरे की सर्वाधिक ड्यूरेशन वाली अवस्था कौन सी होती है? जवाब देंगे क्लोनिक। नंबर दूसरा सवाल कि एक्चुअल दौरे की अवस्था किसे कहते हैं? क्लोनिक। अब यहां पे क्या होगा तो सुने, पिछले 15 से 20 सेकंड में टॉनिक के अंदर जो पूरे शरीर में जाम लगा पड़ा है, अब वो जाम खुलेगा। जाम खुलेगा मतलब मूवमेंट शुरू होगी, और ये मूवमेंट नॉर्मल शुरू नहीं होगी। पहले 15-20 सेकंड जो सारा काम रोक के बैठे थे, तो काम बढ़ाना पड़ेगा, मूवमेंट होगी रैपिड 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 मूवमेंट। और रैपिड मूवमेंट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन भी रिलैक्सेशन भी, कॉन्ट्रैक्शन भी रिलैक्सेशन भी, पर बहुत रफ्तार से होंगे। रफ्तार से होते हैं, इसलिए मुझे भी जोर लगा के रफ्तार दिखानी पड़ रही है। तो इस फेज में 1 लाइन में बताना चाहें कि होगा क्या? अब इसके अंदर रैपिड मूवमेंट होगी, और रैपिड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिवली धनाधन क्या चलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन, और क्या होगा? रिलैक्सेशन। ये सारे काम धनाधन सुपर डुपर फास्ट स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगे। रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो गई है अपने पास में क्रोनिक फेज में। अब देखें, रैपिड मूवमेंट होने दो, पर एक बार देखो इस सीन पे, इनमें कंपेयर करो तो बात सुनना। इसमें रेस्पिरेशन जाम हो गया था, रैपिड मूवमेंट होते ही तेज तेज शुरू हो जाएगा, तेज तेज रेस्पिरेशन, टेकिपनिया हो जाएगा। यहां साइनोसिस जो अपीयर था वहां चला जाएगा, डिसअपीयर। ये जो हमारी प्यारी दांतों के बीच में आई थी, अब की बार नहीं बच पाएगी, कट जाएगी। तो ये 3 चीजें, रेस्पिरेशन शुरू हो गया, साइनोसिस चला गया, जीभ कट गई। ये सारे काम अपन अब यहां लिखते हैं, तीनों को बैक टू बैक। क्या क्या बोला, जो जो हुआ अपन बोलेंगे। रेस्पिरेशन स्टार्ट, साइनोसिस गायब, टंग बाइटिंग। और यहां से 100% एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि एक्लेम्सिया की कौन सी अवस्था में माताराम अपनी जीभ को गवा जाती है। तो टंग बाइटिंग जो एक्चुअल में हो रहा है वो किसके अंदर होता है? क्लोनिक में, स्टेज नंबर 3 में। टंग बिटवीन टीथ था अपने पास टॉनिक में, पर एक्चुअल टंग बाइटिंग की बात करेंगे कब होगा? क्लोनिक के अंदर 3rd फेज में। अब इंटरेस्टिंग चीज, जैसे जीभ कटती है, ब्लीडिंग बहुत बड़ा खतरा होता है। टंग बाइटिंग से मुंह से ब्लड बहेगा, ना केवल ब्लड, दुनिया भर का म्यूकस और सलाइवा झाग झाग बन के मुंह से निकलेगा। कहते हैं ना दौरे में वो सब दिखना चाहिए, वो सब यहां दिख रहा है, तभी तो उसको अपने ठोक के बोला एक्चुअल कन्वर्जन की स्टेज। नाचता हुआ पेशेंट दिखेगा, वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा, जीभ कटी हुई, खून निकलता हुआ, मुंह से झाग निकलते हुए। और यही वो समय होता है जब आपने नहीं संभाला तो ये सिक्रिएशन मदर एस्पिरेट कर सकती है, एस्पिरेट कर जाएगी, इंट्यूबेट करना पड़ेगा, वेंटिबल लेना पड़ेगा, जान गंवा सकती है। तो बहुत रिस्की वाला काम चल रहा है। तो टंग बाइटिंग से बहुत सारे सिक्रेशन मुंह से निकलते हैं, नाम दे देते हैं, बोल देते हैं फ्रोदी सलाइवा। अपन कह सकते हैं बहुत सारे झाग अपने को मिले तो नाम दे दिया फ्रोदी सलाइवा। तो ये जानकारी सारी क्लोनिक के बारे में। तीनों फेज को समराइज करें, तीनों में क्या क्या चेंज देखने को मिले। तो अपने पास नंबर 1 कौन सी थी? प्री मॉनिटरिंग। माहौल बना, शुरुआत हुई, एहसास हुआ, 30 सेकेंड, 3 जगह अटैक हुआ।
टॉनिक में पूरे शरीर में जाम हुआ, 15 से 20 सेकंड का इतना सारा प्रेजेंटेशन हुआ। क्लोनिक में जो जो दिखना चाहिए वो सब दिखा और लास्ट में बोल देते हैं नाम कोमा। अब कोमा का मतलब ये नहीं है वो जो सुनते हैं आपका मरीज कोमा में गया, नहीं, कोमा का मतलब है डीप स्लीप, गहरी नींद फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इतना सारा पूरा प्रोग्राम पिक्चर बनाने के बाद, दिखाने के बाद, जो मदर है या जो पेशेंट है कन्वर्जन वाला गहरी नींद में सो जाता है। बहुत देखोगे फिल्मों में। और जैसे गहरी नींद से बाहर निकल के आता है, बताओ क्या बोलता है? बताओ, अरे बताओ, वही बोलता है जो मन में चल रहा है। मैं कहा हूं, मेरे साथ कुछ हुआ था क्या, मैं यहां कैसे आया? इस प्रकार का जनरल बिहेवियर होता है। तो बात करें कोमा वाली जो कंडीशन है, उसमें सिंपल सा बोलेंगे कि ये एक प्रकार की डीप स्लीप है और इसका टाइम निश्चित नहीं है। कब तक टाइम निश्चित नहीं है तो हम भी लिखते नहीं है। हो सकता है उसको 2 मिनट के अंदर ही वापस होश आ जाए और नॉर्मल हो जाए, या हो सकता है आधे घंटे की गहरी नींद के बाद है। तो हमारे पास यहां पे ये सारी एक्लेम्प्सिक कन्वर्जन की 4 स्टेज थी। अलग अलग प्रकार से एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। जैसे बताना शुरू करूं, नंबर 1, मैक्सिमम ड्यूरेशन स्टेज कौन सी है? क्रोनिक। एक्चुअल कन्वर्जन कौन सी है? क्लोनिक। टंग बाइटिंग किसमें होती है? क्लोनिक। रेस्पिरेशन सीज किसमें होता है? टॉनिक। साइनोसिस डिसअपियर किसमें होता है? क्लोनिक। साइनोसिस अपीयर किसमें होता है? टॉनिक। ऐसे करके छोटे बड़े कई सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। अब तैयार हो जाएं एक बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए। नाम है उसका प्रायोरिटी इंटरवेंशन। इंटरवेंशन तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन बात की जाए अपने पास प्रायोरिटी इंटरवेंशन की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी इंटरवेंशन जो पूछे जाते हैं एक्लेम्सिया में, वो सारे बेस्ड होते हैं हमारे स्टेजेस में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग। एक्लेम्सिया के अंदर बहुत सारे सवाल बन के आते हैं, पर प्रायोरिटी इंटरवेंशन में हमेशा जो सीक्वेंस है उसे आपको अरेंज करना होता है। सीक्वेंस सारी स्टेजेस के अकॉर्डिंग बताएं। जैसे आपको बोला कि पहली स्टेज अपने पास में प्री मॉनिटरिंग थी। यहां पे क्या लग रहा था? यहां लग रहा था कि बेहोश होने से मरीज गिर सकता है। तो गिर सकता है तो पहली जिम्मेदारी है उसे गिरने से बचाएं, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। नंबर 1, जैसे इंजरी से प्रिवेंट किया, अगली बात सुने, आपने देखा यहां पे टॉनिक में रेस्पिरेशन और साइनोसिस की बात चल रही थी। तो बात आती है एयरवे, कि एयरवे क्लियर रखें ताकि साइनोसिस जैसे कंडीशन आ जाए तो ऑक्सीजनेशन देने के लिए इजीनेस बनी रहे। एयरवे तैयार करना और रास्ता बन जाए तो उसमें अपना मटेरियल रिलीज कर देना, ऑक्सीजनेशन। फिर बात करें, अपन ने देखा इस जगह जहां पे टंग बाइटिंग और फ्लोदी सलाइवा आ गया, मैंने कहा ये एस्पिरेट कर सकती है, इंट्यूबेट हो सकती है, वेंटिलेट जा सकती है, मर सकती है, तो सक्शनिंग करना। और फिर जो अपने पास दौरे की दवा होती है MgSO4 उसको एडमिनिस्टर करना। तो ये सारे इंटरवेंशन जो हैं इन्हें इन्हीं सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर सकते हैं। क्या क्या बोला? सबसे पहले गिरने से बचाओ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो बड़ा सिंपल बोल देंगे इंजरी प्रिवेंशन। इंजरी प्रिवेंशन। अब इंजरी प्रिवेंशन के नाम और भी हैं। बेड साइड रेल ऊपर कर देना, सेफ्टी मेजर का इस्तेमाल करना, वो इसमें इंक्लूड हो गए। अगली बार साइनोसिस का खतरा था, हमें ऑक्सीजनेशन का खतरा था, तो रास्ता बनाओ फिर ऑक्सीजन पहुंचाओ। रास्ता बनाना क्या मेंटेन करना? एयरवे। और रास्ता बन गया तो मटेरियल पहुंचाओ तो ऑक्सीजनेशन। अब हमने देखा टंग बाइटिंग के अंदर सलाइवा आ सकता है, एस्पिरेट हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? सक्शनिंग। तो अगला अपने पास इंटरवेंशन हो गया सक्शनिंग। और लास्ट में अपन बोलेंगे जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसे दे देना नाम MgSO4। तो सामने बोर्ड पर ये जो मेंशन है इन्हें कह सकते हैं
प्रायोरिटी इंटरवेंशन। और बहुत बार एग्जाम में कॉमनली सवाल यहां से बनना कंफर्म है कि फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, सेफ्टी मेजर, बेड साइड रेल को ऊपर करना। उसके बाद पहले ऑक्सीजन दोगे या पहले एयरवे, तो भाई पहले रास्ता बनाओ फिर मटेरियल देना, तो पहले एयरवे फिर ऑक्सीजन। उसके बाद में यदि सिक्रेशन आ रहे हैं, फ्रोदी सलाइवा हैं, तो क्लियरेंस के लिए सक्शनिंग। और लास्ट में ड्रग ऑफ चॉइस, जिसका नाम क्या होता है अपने पास, MgSO4, वो दिया जाता है। यहां पे देखें एक छोटी चीज कि सारे इंटरवेंशन सही हैं, पर इन सारे इंटरवेंशन के लिए मल्टीपल पर्सन चाहिए। इंजरी से गिरने वाली है तो भाग के पकड़ने के लिए ना केवल नर्स, साथ में अटेंडर भी, वार्ड बॉय भी, वो सब जने चाहिए। एक जना इंजरी प्रिवेंट करने में लग गया, दूसरा इंट्यूबेट करने में, एयरवे लाने में, ईटी ट्यूब लाने में, मुंह में गैस लगाने में, तीसरा ऑक्सीजन पाइप जोड़ने के अंदर काम में आ रहा है, अगला वाला बंदा सक्शन मशीन लेकर के आया, सक्शन कैथेटर लेकर के आया, पानी लेकर के आया, एक जना MgSO4 का इंजेक्शन लोड कर रहा है, इंजेक्शन में इन्फ्यूजन बना रहा है। कहने का मतलब है बहुत सारा काम बहुत कम ड्यूरेशन में करना है, क्योंकि दौरा तो 5 मिनट में पूरा भी हो जाएगा। तो बहुत सारे काम कम ड्यूरेशन में करने के लिए एक आदमी शक्तिमान नहीं बनता है, वहां पे मल्टीपल हेल्थ वर्कर का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। उसके लिए क्या करें, अलार्म। जी हां, अलार्म होता है, बेल होती है, जिससे अलर्ट मिल जाता है, तो आप उसे बजाएं, मदद के लिए बुलाएं, ताकि मल्टीपल पर्सन इस कंडीशन को मैनेज कर पाए। तो वहां पे इंटरवेंशन में सबसे ऊपर मैं लिख देता हूं कॉल फॉर हेल्प। अब इस कॉल फॉर हेल्प का मतलब यह है कि आप इमरजेंसी सायरन देते हुए सबको कलेक्ट कर लें। वैसे तो बेल सिस्टम होता है, घंटी बजते ही जैसे सायरन बजता है फायर ब्रिगेड का भी, वैसा एक सायरन होता है जिससे सब जने समझ जाते हैं इमरजेंसी आ गई। नहीं तो नॉर्मली हम जैसा करते हैं हमारे SMS सेटअप के अंदर, वहां पे क्या होता है, चिल्लाते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़ा गया दौड़ा गया दौड़ा गया, फटाफट चलो। मैनेज करने के लिए तो अपना सबका अलग अलग पैटर्न होता है, और ये पैटर्न कहलाता है हमारे पास कॉल फॉर हेल्प। तो आपके पास गारंटेड MCQ लेकर के आएगा हमारे प्रायोरिटी इंटरवेंशन। बात करें आगे प्रायोरिटी इंटरवेंशन से लगभग खत्म करने की, और तो चलते हैं जनरल इंटरवेंशन में। वहां पे क्या बताना है, जनरल इंटरवेंशन जो होते हैं उसमें एक्लैम्सिक कंडीशन है। इंसिडेंट्स में आपने एंटीपार्टम, इंटरपार्टम, पोस्टपार्टम देखा, लॉजिक बताया कि जब भी ब्लड सप्लाई कम होगी, क्योंकि हाइपरटेंशन में वेसल्स के अंदर से मटेरियल निकल के बाहर आ जाता है, तो मटेरियल तो कम हो गया ना, तो मटेरियल को पूर्ति करो। ब्लड तो लगाना ही है, पर एडिमा में सारा फ्लूइड भी लॉस हुआ है, तो फ्लूइड भी दो। तो वहां पे सिंपल सा स्टेटमेंट आता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। आपसे पूछे एक्लैम्सिक कंडीशन में, हाइपरटेंसिव कंडीशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है रखा जाता, तो जवाब देके आना RL, रिंगर लैक्टेट। इसको देने का भी नियम है। कैसे देते हैं, 2 तरीके हैं। जितना यूरिन आउटपुट आ रहा है उसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा, जितना यूरिन आउटपुट है आया उसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा। तो देखें क्या लिख सकते हैं अपन, आप में पेशेंट ने जितना यूरिन किया प्लस 1 लीटर। कारण यह है, वैसे तो इन पेशेंट्स के अंदर जहां रीनल को भी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो माना जाता है यूरिन बहुत कम आता है, एन्यूरिक कंडीशन हो जाती है, ओलिगोरिक कंडीशन हो जाती है, 300-400 ml यूरिन आता है, उस हिसाब से देना है। बाय चांस ऐसा हो जाए, एक्सेप्शनली यूरिन उसे आ रहा है 1.5 लीटर और आप +1 करेंगे, तो वहां बोला गया है कि यदि ऐसी कंडीशन हो तो हर हालत में जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लीटर तक या उससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। फ्लूइड कितना देना है, एग्जांपल सुने। पहला सिंपल एग्जांपल, एक मदर को एक दिन में 400 ml यूरिन आया, हम उसे फ्लूइड देंगे 1400 ml, 400 ml प्लस 1 लीटर। एक पेशेंट के अंदर 1500 ml यूरिन आया, तो उसको 1500 प्लस 1 नहीं करना, मैक्सिमम 2 करना है, तो फ्लूइड देंगे 2 लीटर। ये एक चीज है, फ्लूइड ऑफ चॉइस RL, और देने का प्रिंसिपल और मेथड इंपॉर्टेंट। यहां जो एक्लैम्सिक कंडीशन है, ड्रग ऑफ चॉइस नो डाउट MgSO4 है,
पर कई बार पेशेंट में एक से ज्यादा दवाएं दी जाती है। इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज करते समय एक समय में एक से ज्यादा दवाइयां एक साथ दी जाती है। एंटी कन्वालिसेंट भी दे रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी दे रहे हैं, सेडेटिव भी दे रहे हैं। एक तरफ लाबेटालॉल चल रहा है, एक तरफ MgSO4 चल रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन देते हैं ये चीज कहलाती है कॉकटेल मेथड। कॉकटेल बिल्कुल सही बात है। जब ड्रिंक के अंदर भी एक ड्रिंक में 2-3 मिक्स करके बनाई जाती है वो कॉकटेल कहलाती है। यहां भी यूज ली जाती है टर्म कॉकटेल, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स को एक साथ दिया जाता है। तो नाम आ जाए आपके सामने कॉकटेल तो लगाने ना जाएं, दिखाने जाएं कि कॉकटेल मेथड क्या होता है। एक से ज्यादा दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल बता दें कैसे कैसे। आपने उसे दी एंटी कन्वालिसेंट या आपने उसको दी एंटी हाइपरटेंसिव और आपने उसे दे दी सिडेटिव, और ये सारी एक साथ दे दी, मिक्स करके दे दी। तो एक साथ एक से ज्यादा दवाओं को मिक्स करके शरीर में प्रवेश करवाना कॉकटेल मेथड कहलाता है। अब अपने पास इस एक्लेम्सिया से जितने भी हैं बनते सवाल वो सारे के सारे ये अकेला इंसान बाजी मार के लेके जाता है। MgSO4 सारे MCQ जितने भी रिमेनिंग है वो इसी से बन के जाते हैं। और ये क्या है इसका कंप्लीट डिस्कशन फार्मा में आपको बताया गया है। MgSO4 क्या है, उसका प्राइमरी एक्शन मसल रिलैक्सेंट होता है वो क्या है, इसका थेरेपेटिक ड्रग लेवल कितना होता है 4 से 7 MEQ पर लीटर, टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है 11 MEQ पर लीटर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है वो पता है। ये सारी इंफॉर्मेशन फार्मा में दी गई है। इसका अर्ली टॉक्सिसिटी साइन क्या होता है, लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स होता है। इसके दौरान मॉनिटरिंग किसकी करनी होती है, लगातार रेस्पिरेशन की करनी होती है। कहने का मतलब है MgSO4 के बारे में सारा पिटारा आपको फार्मा में सर ने पढ़ाया। मदद मिली मुझे यहां पर उनका नाम दोहरा करके MgSO4 को भेजने में। ये सारी चीज क्लियर है। इनसे बनने वाले MCQ भी देखेंगे। एक चीज मैं बता देता हूं जो शायद आपको सर ने नहीं बताई, मुझे कंफर्म है क्योंकि वो OBG में एक अलग ही आता है, डोज कैलकुलेशन, जहां 2 साइंटिस्ट हैं जसपान सिब्बई और प्रिटकार्ड IM/IV रूट बताते हैं। उसे अपन सामने देख लेते हैं। MgSO4 डोज वो छोटा सा एक पोर्शन है, सामने से ले लीजिए। यहां पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड बताया जा रहा है। डोज का नाम लिखा हुआ है लोडिंग डोज और एक है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग स्टार्टिंग में ज्यादा अमाउंट में एक साथ दी जाने वाली, जब दौरा आ रहा है तुरंत उस समय। मेंटेनेंस पेशेंट में लगा के छोड़ना है ताकि दोबारा दौरा ना आए। कई बार सवाल इससे बन जाता है कि दौरे की अवस्था के दौरान कौन सी लोडिंग डोज, दोबारा कन्वर्जन ना आ जाए उससे बचाव के लिए मेंटेनेंस डोज। पहला कलाकार जसपान सिब्बई है IM मेथड, दूसरा प्रिटकार्ड है IV मेथड। लोडिंग डोज गौर फरमाना, मास्टर ने गलत नहीं लिखा है। IM होते हुए भी पहले 4 ग्राम एक बार IV दो। ये जसपान सिब्बई IM है बताता, पर यह भी पहले 4 ग्राम IV है लगाता। फिर 10 ग्राम IM देना है। IM बटक्स पे देते हैं, भगवान ने 2 दिए हैं तो दोनों पे एक एक, 10-10 ग्राम का नहीं 5-5 ग्राम का। एक बटक पे 5, दूसरे पे 5, टोटल 10 लोडिंग डोज। उसके बाद ये देखें, हर 4 घंटे से एक 5 ग्राम का इंजेक्शन एक तशरीफ पे। ऐसा करके एक दिन में 6 लगते हैं। 3 बार राइट वाले पे लगवा लेना, 3 बार लेफ्ट वाले पे। एक मेथड। सेकंड वन बात करें IV की, प्रिटकार्ड मेथड है। यहां लोडिंग डोज में 4 से 6 ग्राम स्टार्टिंग में, 1 से 2 ग्राम मेंटेनेंस में। तो डोज का एक प्रिंसिपल है जो सामने बताया गया है 2 साइंटिस्ट की मदद से। यहां तो सवाल बन सकता है शायद, तो आपको दिखाया जा रहा है। चलिए खत्म करें कंडीशन को।
प्राइवेट इंटरवेंशन हुए, जनरल इंटरवेंशन हुए, MgSO4 अपने आप में पूरा एक लेक्चर हुआ, और फिर ये डोज। लास्ट में ओबीजी स्कीम आती है। ओबीजी स्कीम हमेशा वही जो हर बार बीमारी के अंत में दोहराते आ रहे हैं, एक्सपेक्टेंट और एक्टिव। सबसे पहले बच्चे को देखो, बच्चा डिस्ट्रेस में है तो एक्टिव, नहीं है तो एक्सपेक्टेंट। मदर को देखो, मदर स्टेबल है तो एक्सपेक्टेंट, अनस्टेबल है तो एक्टिव। मदर में ड्रग का रेस्पॉन्स देखो, MgSO4 से आराम पड़ गया तो एक्सपेक्टेंट, नहीं पड़ा तो एक्टिव। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन देखो, 37 वीक से कम है तो एक्सपेक्टेंट, ज्यादा है तो एक्टिव। और ये सब कुछ ना देखो तो सामने बोर्ड पे देखो क्या कंडीशन है, बड़ा इजीली सुने। हर ओबीजी स्कीम हमें है क्या सिखाता, ये मैंने आपको शुरुआत में लॉकडाउन से पहले जनवरी के दिनों में बता दिया था। वो वाली बातें वो चल रही हैं चीजें कि ओबीजी स्कीम क्या है बताता। सबसे पहले बीमारी का नाम दिखाता, एक्लेम्सिया। बीमारी का नाम बताने के बाद बच्चे को देखो, या तो बच्चा सही है या बच्चा परेशान है। बच्चा परेशान तुरंत डिलीवरी, बच्चा सही है मां को देखो, या तो मां सही है या मां परेशान है। यदि मां परेशान है तो तुरंत दे दो दवा, या तो दवा असर करेगी या दवा असर नहीं करेगी। परेशान मां पे दवा असर ना करे, डिलीवरी करो। और परेशान मां पे दवा असर कर दे, मजे करो। आगे ये मदर सही है, ये मदर भी सही है, इन दोनों में क्या देखो, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन। यदि समय नहीं हुआ तो वेट करो, यदि समय हो गया तो डिलीवरी कर दो। तो ओबीजी स्कीम का मतलब हमेशा होता है डिलीवरी। और क्या हर कंडीशन में डिलीवरी होगी या नहीं, उन्हें बताने के लिए होता है एक्सपेक्टेंट और एक्टिव वाला प्रोटोकॉल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्लेम्सिक कंडीशन को लेकर के आज आपको दी गई। क्विक रिवीजन में आपके साथी बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट से अपने पास हाइपरटेंशन है, एक्लेम्सिया पढ़ना है, मीनिंग से सवाल है, सिंपल कन्वर्जन जोड़ दो या फ्लैश ऑफ लाइटिंग बता दो। आगे देखो, इंसिडेंस में हर समय हो सकता है, पोस्टमार्टम में 48 घंटे खतरा होता है। आगे देखो, कन्वर्जन में 4 स्टेज होती हैं। माहौल बनाया, 3 जगह दिखाया, पूरे शरीर में तान, आगे जीभ अभी कटी नहीं। ये शानदार है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, एक्चुअल कन्वर्जन है, टंग की बाइटिंग है। इनके अकॉर्डिंग करने हैं इंटरवेंशन। शानदार इंटरवेंशन है, एकदम टू द पॉइंट बात चल रही है। सबसे पहले मदद के लिए बुलाएं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप काम करके जाएं। जनरल इंटरवेंशन में हाइपोवोलेमिया से बचने के लिए पानी पिलाएं, पानी में आरएल लगाएं। देने का मेथड ये रहा, कॉकटेल, 1 से ज्यादा दवाइयां। बहुत सारा सलामी भरा काम MgSO4 का होता है जो फार्मा में गौरव सर ने कर दिया। और उसके बाद ये डोज मेथड और लास्ट में ओबीजी स्कीम। तो 3 प्रीवियस लेक्चर्स से हाइपरटेंसिव कंडीशंस को लेकर अपन कंटिन्यू डिस्कशन कर रहे हैं। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, कुछ प्रैक्टिस MCQ के सेशन ले लिया जाए तो वहां पे अपन देखते हैं हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट MCQ पे आए, देखे कौन सा MCQ क्या बताते जा रहा है अपने को, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंसी है, पढ़े इसको बड़े ध्यान से। ए क्लाइंट इन रिसीविंग MgSO4, लो साहब पहला सवाल ही फार्मा को सलाम। एक क्लाइंट को MgSO4 लग रहा है सीवियर प्री एक्लेम्सिया के चलते। बड़ा सिंपल सवाल है, इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। तो पूरी उम्मीद है कि आपको जबरदस्त है रटाया कि MgSO4 के समय इनिशियल टॉक्सिक साइन क्या आया। जवाब लॉस ऑफ पटेला रिफ्लेक्स। तो ढूंढिए अपने पास क्या आंसर है। इन सब के अंदर से ये रहा, पटेला मतलब नी हो जाता है तो ये चला गया। बाकी सारी जो कंडीशन है वो हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, पर ठोक बजा के इनिशियल साइन जो पूछा है तो जवाब जाएगा लॉस ऑफ पटेला रिफ्लेक्स या इसके अकॉर्डिंग लैक ऑफ जर्क रिफ्लेक्स। चलते हैं आगे सवालों के पिटारे में। अगला सवाल उम्मीद है सरल आएगा। आ गया, देखो क्या बोले अब, हेल्प सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन। हेल्प किसकी कॉम्प्लिकेशन है? प्री एक्लेम्सिया की। बड़ा सिंपल है, लिखा हुआ है अपने पास आंसर डी, प्री एक्लेम्सिया। तो बिना मेहनत आगे बढ़ो, सरल सवाल की भी हमने रखी है। आ जाइए, हेल्प सिंड्रोम का कंपोनेंट कौन नहीं है?
हेल्प सिंड्रोम फुल फॉर्म बोलो, जो नहीं है उसे हटा दो। देखो हिमोलाइसिस होता है, प्लेटलेट काउंट लो होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम ये भी होते हैं, ब्लीडिंग पर वेजाइनम ये नहीं है। भले ही हेल्प में ब्लीडिंग होती हो, पर हेल्प के मीनिंग में एच से हिमोलाइसिस, EL से ये और LP से ये, तो आंसर ये नहीं होता, तो देना है ब्लीडिंग पर वेजाइनम। पूछा यही है, कौन शामिल नहीं होता। नेक्स्ट वन फॉरवर्ड करें, इन दोनों कंडीशन से बनने वाले MCQ पे आ जाइए। चलो थोड़ा सा बड़ा आ गया, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए? हां भाई बता, देखते हैं। नंबर 1, इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, सही बात। यहां पे BP 20 वीक से पहले बढ़ता है, गंदी बात। विजुअल डिस्टर्बेंस आ जाता है, सही बात। प्रोटीनूरिया आ जाता है, सही बात। तो बड़ा सिंपल है, हाइपरटेंशन के पहले लेक्चर में यही सिखाया था कि ये हाइपरटेंशन सारी 20 वीक के बाद आती है, जिनमें 3 नाम थे, गेस्टेशनल, प्री और एक्लेम्सिया। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्या आपको छांटना था कि फॉलोइंग इज ट्रू, सॉरी इसमें छांटना फॉर ट्रू छांटना है, सही क्या है। तो अब देखते हैं अपन मॉडिफाई करके, ये तो गलत हो गया, अब सही क्या देखना है। तो इधर देखो, प्रोटीन यूरिया यूजुअली प्रेजेंट होता है, विजुअल डिस्टर्बेंस माइल्ड में नहीं होता है, सीवियर में होता है, माइल्ड में नहीं होता है, इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं, ये भी सही है। अब प्रोटीन यूरिया देखें तो इसके बेस पे जाएं, गेस्टेशनल में ये भी नहीं होता है। 20 वीक के बाद हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस कहलाती है, पर वो गेस्टेशनल भी है, प्री एक्लैम भी है, एक्लैम भी है। पर यहां देखें प्रोटीन यूरिया गेस्टेशनल में नहीं था, तो ये गलत। कोई भी सिम्टम गेस्टेशनल में नहीं था, तो ये गलत। 20 वीक से पहले नहीं आता, तो ये गलत। तो अपने पास आंसर क्या बचा? बड़ा सिंपल सा, इसे गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। तो 2 तरीके से सवाल सॉल्व किया गया, आपको सही भी बताकर गलत भी बताकर। नेक्स्ट वन चले, बड़ा सिंपल है। प्री एक्लैम्सिया का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? बड़ा सिंपल है, हाइपरटेंशन। P से प्रोटीन यूरिया, R से राइज ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, E से एडिमा, क्या नहीं होता? वॉमिटिंग। तो आंसर क्या आ गया? वॉमिटिंग। प्री के जो 3 नाम थे PRE, उनसे रिलेटेड जो नहीं है वो आंसर बड़ा सरल है, तो मेहनत कम और आगे चलेंगे हम। चलिए इसको देखते हैं। 16 ईयर ओल्ड, 16 साल उम्र, बोलो एग्जामिनर ने सवाल बनाने से पहले क्या सोचा? अब आगे। प्राइमरी ग्रेविडा, बचपन में प्रेग्नेंट हो गई, आगे बढ़ो। अस्पताल तो आनी ही है, हाइपरटेंशन हो गई। चलिए अब क्या चल रहा है उसको? MgSO4, ये लीजिए। अब द नर्स शुड ऑब्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो सवाल अंडरस्टैंड करें, फिर ऑप्शन देखेंगे। कुल मिलाकर के सीवियर प्री एक्लेम्सिया डायग्नोसिस के चलते वहां पे MgSO4 चल रहा है। अब नर्स कौन सा डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा फोकस करेगी, देखते हैं। नंबर 1, यूरिन आउटपुट चेक करना है, बिल्कुल करना है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने हैं, वो भी चेक करने हैं। रेस्पिरेटरी रेट ये भी चेक करनी है, ब्लड प्रेशर ये भी चेक करना है। तो कुल मिला के ऑल ऑफ दिस, लो साहब सारे चेक करने हैं, किसी को नहीं छोड़ना। अब यहां बात आएगी, सारे करने हैं तो इनमें पूछ रहा है वो प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा किसे देखना होता है। तो MgSO4 के 2 चीजों के बारे में आपको होगा बताया, मैं फिर बता दूं। MgSO4 में सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होकर जिसे देखते हैं वो हमारा रेस्पिरेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रेस्पिरेटरी रेट होता है, और टॉक्सिक अर्ली साइन डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है। दोनों अलग अलग टर्म हैं कि MgSO4 में मरीज में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है देखने की? रेस्पिरेटरी रेट। टॉक्सिसिटी का साइन क्या आएगा? नी रिफ्लेक्स, दो अलग है। पर यहां पे उसने पूछा है नर्स प्राइमरली क्या ऑब्जर्व करेगी, आंसर देके आना है रेस्पिरेटरी रेट। तो आंसर सी, काम सारे करने थे पर फर्क यह था कौन सा ज्यादा फोकस से करना है। नेक्स्ट वन चलिए अब देखें, फिर MgSO4 आएगा। पेशेंट को सीवियर प्री एक्लेम्सिया है और डॉक्टर ने MgSO4 लगा दिया है। असेसमेंट बता रहा है पल्स रेट 55 आ गई है। देख लो दोस्तों, 60 से 100 है, 60 से नीचे चली गई, ब्रेडिकार्डिया हो गया,
अब आगे रेस्पिरेशन 12 पर मिनट है, ये भी आप कमी मान के चलें, 16 से 20 होना चाहिए। फ्लश्ड फेस, ये लो, ये आ गया टॉक्सिसिटी का साइन, फ्लशिंग ऑफ फेस। तो कुल मिलाकर के MgSO4 का थेरेपेटिक लेवल नहीं चल रहा, टॉक्सिक लेवल आ गया। वाइटल साइन बिगड़ गया मतलब दवा का टॉक्सिक इफेक्ट आ गया। ऐसे में क्या करना होता है, बड़ा सिंपल है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए, कंटिन्यू, अरे मत रखो मर जाएगी, कंटिन्यू इन्फ्यूजन, स्टॉप द इन्फ्यूजन, बहुत बढ़िया, तुरंत रोक दो, फिर कंटिन्यू, ये फिर गलत हो गया। अब डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ऑब्टेन ए ब्लड सैंपल, अरे भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, जब आपके पास साइन बिगड़ गए तो वहां पे बड़ा सिंपल है, तुरंत इन्फ्यूजन रोकें, और वहां पे ब्रेडिकार्डिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, तो आप जाकर पहले लगा दें डेक्सट्रोज। तो बड़ा कॉमन, इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, जब भी किसी भी दवा का टॉक्सिक असर है आता, तुरंत प्रभाव से उसे बंद है किया जाता। उसी को ध्यान रखते हुए यह आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन एमसीक्यू देखें। चलिए, MgSO4, सारे सवाल MgSO4 थोक के भाव, MgSO4 दिया गया, IM दे दिया गया, शायद जसपान सिब्बई बताने आया हो। अब आगे एवरी 4 आवरली, बिल्कुल ये जसपान सिब्बई चल रहा है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट इंडिकेशन फॉर नेक्स्ट डोज ऑफ MgSO4। सवाल अंडरस्टैंड करिए बड़े ध्यान से। पेशेंट के MgSO4 चल रहा है IM रूट से, ऑप्शंस को पढ़ते हुए ऐसा सिम्टम बताइए कि जिसको देख करके लगे MgSO4 और लगना चाहिए। देखो, एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मतलब टॉक्सिसिटी आ गई, टॉक्सिसिटी आ गई तो अगला डोज अपने को नहीं लगाना। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट 16 पर मिनट, सही है, रेस्पिरेटरी रेट लगा सकते हैं। यूरिन आउटपुट 50 ml ओवर 4 आवर, तो अपन ने देखा टॉक्सिसिटी में 30 ml पर आवर से कम होता है। कंप्लेंट ऑफ बीइंग थ्रस्टी, तो वहां पे ये है, अगली दवा तभी लगाई जाती है जब पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल हो। वाइटल साइन स्टेबल है तो दवा कंटिन्यू कर सकते हैं, अनस्टेबल है तो दवा रोकनी पड़ती है। तो यहां पे ऐसा ऑप्शन ढूंढे जो अगली डोज लगाने को एग्री करे, मतलब स्टेबल को लाए। तो आंसर देके जाना है, रेस्पिरेटरी रेट का स्टेबल होना हमें मिलता है सहारा अगली दवा देने में। तो ये अपने पास ये आंसर। नेक्स्ट वन एमसीक्यू देखें। पेशेंट प्रोग्रेस फ्रॉम प्री एक्लैम्सिया टू एक्लैम्सिया, ये सवाल बहुत बार आता है। पेशेंट प्री एक्लैम्सिया से एक्लैम्सिया में जा रहा है, बड़ा सिंपल, फर्स्ट एक्शन नर्स का क्या होगा, फर्स्ट एक्शन। प्री एक्लैम्सिया से एक्लैम्सिया, तो एक्लैम्सिया के प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुरू कर दें। क्या होना चाहिए, नंबर 1 ऑक्सीजन लगा देंगे, एयरवे बनाएंगे, MgSO4 या वाइटल साइन। तो आपको प्रायोरिटी इंटरवेंशन आज के लेक्चर में सिखाया। शुरुआत कहां से करनी होती है, अपने को इंजरी प्रिवेंशन से। ऑप्शन में इंजरी प्रिवेंशन नहीं है तो आगे बढ़ो, उसके बाद क्या तैयार करना होता है, एयरवे। तो उसको देखें, एयरवे ऑप्शन में है तो आंसर बी। प्रायोरिटी इंटरवेंशन मतलब यह होता है कि पहला इंजरी देखना है, नहीं मिला तो एयरवे, नहीं मिला तो ऑक्सीजन, नहीं मिला तो सक्शनिंग, नहीं मिला तो MgSO4। सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो यहां पे आंसर क्लियर एंड मेंटेन ओपन एयरवे। नेक्स्ट वन एमसीक्यू और देख लेते हैं। ये बड़ा सिंपल है, एंटीडोट कौन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। ये भी बड़ा सिंपल है, हाइपरटेंशन कब डेवलप होती है, 20 वीक के बाद। बड़े 1 लाइनर क्वेश्चन, आगे बढ़े, इसे देखते हैं, थोड़ा बड़ा है तो डिस्कस करते हैं। नर्स असेस कर रही है प्रेग्नेंट फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। नर्स एक्सपेक्ट क्लाइंट ब्लड प्रेशर, चलो प्री एक्लैम्सिया के पेशेंट को डायग्नोस करना चाहते हो आप, तो बीपी के रिगार्डिंग क्या फ्लक्चुएशन मिलेगा, नोट करें। नंबर 1 150/100 ज्यादा हो गया, एलिवेटेड इन कंप्लेंट में हेडेक, सही है, अबव द बेसलाइन, और 30/50 ओवर द बेसलाइन। तो यहां देखो ये सारी कंडीशन, सिर्फ बीपी मॉनिटरिंग को लेकर सवाल बना हुआ है। यहां पे ए गलत है और सी गलत है। बी और डी में देखना चाहें तो बी में सिर्फ इसने एलिवेटेड बोला, पर एलिवेटेड कितना
130 था, 140 था, 160 नहीं बताया, तो बेस्ट आंसर क्या था कि 140/90 से ऊपर नहीं मिले तो परिभाषा में था सिखाया कि 30/15 का परिवर्तन आता है। तो राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ये डेफिनेशन से सवाल निकल के आया है अपने पास। इधर देखें, डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया और बोथ। तो बड़ा सरल अपने पास आंसर आ जाएगा कि हाइपरटेंशन भी हो, प्रोटीन यूरिया भी हो, एडिमा भी हो, तो वहां पे आंसर सिंपल देना चाहें, जवाब देंगे प्री एक्लेम्सिया। गैस्ट्रेस्टल में सिम्टम नहीं आते हैं, हाइपरटेंशन सरल लिखा हुआ है, एसेंशियल मेडिकल की होती है। अपने पास ओबीजी में 3 हाइपरटेंशन जो आती है उसमें सिम्टम जो लेके आती है, जवाब प्री एक्लेम्सिया कहलाता है। ड्रग ऑफ चॉइस, तो ड्रग ऑफ चॉइस फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा में पढ़ाया गया है, हमेशा आंसर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। यहां देखें इस क्वेश्चन को, प्रेग्नेंट मदर, फिर वही सवाल आ गया, प्रोग्रेस कर रही है प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में, तो नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी, ड्रग पूछ लिया। इससे पहले जो सवाल आया था इंटरवेंशन पूछा था, ये जो सवाल आया ड्रग पूछ लिया, और ड्रग पूछ लिया तो जवाब क्या दे देना दोस्तों, MgSO4। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चनिंग थे रिलेटेड टू टॉपिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ऐसे और भी कई सारे सवालों को आप लोग रिवाइज कीजिएगा गाइड वगैरह में, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तीनों लेक्चर में अलग अलग कंटेंट जो प्रोवाइड करवाए गए प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया। तो बीमारी के दौर में 2 सबसे बड़ी बीमारियों को अपन ने विराम दिया है। पहली बीमारी होती है हेमरेज इन प्रेगनेंसी, जहां 5 बड़ी बीमारी थी। सेकंड पोर्शन आता है हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी, जहां 2 बड़ी बीमारी थी। तो ये मेजर डिजीज कंटेंट पूरा होता है। अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मुलाकात होगी अपनी एबनॉर्मल लेबर डिस्ट्रोशिया वाली हेडिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।